Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good morning to everyone. As we know that we have started the topic physical structure of chromosome. It's already in our discussion. ये हम already पढ़ रहे हैं physical structure of chromosome. तो बेटा जब हमने पढ़ा physical structure of chromosome तो यानी कि अगर हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप देखें हमको कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा। हमने पहले कहा इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्रोमोसोम को ऐसे देखेंगे अगर हम क्रोमोसोम्स को ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे तो क्रोमोसोम हमको दिखेगा एलोंगेटेड एक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत होती है पहले बाहर वाली मेम्ब्रेन से। एक्चुअली बेटा क्रोमोसोम मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। मगर बाहर एक बाउंड्री हमको दिखती है, ये बाउंड्री हमको दिखती है ऐसे, ये बाउंड्री हमको दिखेगी ऐसे। इस बाउंड्री का नाम पेलिकल है। जैसे हमने जूम क्लासेस के थ्रू कुछ लेक्चर्स पढ़े थे तो उसमें भी आपने देखा होगा, इसको क्या कहते हैं? इस हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन को पेलिकल कहते हैं। यानी कि पेलिकल किसको कहते हैं? पेलिकल एक हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन है। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या दिखेगा जब हम अंडर माइक्रोस्कोप दिखेंगे? पेलिकल। पेलिकल एक हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन है बेटा। हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को कहते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हाँ, आइसोलेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिस तरह हम हार्मोन्स पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन्स, उसमें फ्लोरिजन होता है या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम आइसोलेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं, अलग नहीं कर सकते, उनको कहते हैं हाइपोथेटिकल। तो इसी तरह हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को कभी भी आप क्रोमोसोम से जुदा नहीं कर सकते क्योंकि क्रोमोसोम के पास मेम्ब्रेन है ही नहीं। फिर ये कैसे बनती है? ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे समेटा जाता है, यानी कि इसकी बाउंड्री कैसे होती है? बाउंड्री होते हैं बिकॉज ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयॉन्स। इन मैग्नीशियम आयॉन्स की वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समेटा जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखता है। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन नहीं है, इस स्ट्रक्चर का नाम पेलिकल है। एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री एक है, हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन हम कहते हैं। ये सिर्फ क्रोमोसोम में दिखी जाएगी, क्रोमोसोम से इसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसा कि हम बाकी सेल्स में मेम्ब्रेन को अलग कर सकते हैं। बाकी सेल्स को भी मेम्ब्रेन को अलग करने का एक तरीका है, मगर क्रोमोसोम में आप कभी भी जिंदगी भर इस मेम्ब्रेन को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये मेम्ब्रेन है ही नहीं। एक बाउंड्री है क्रोमोसोम की जो मेंटेन हुई है Mg2 पॉजिटिव। तो क्रोमेटिड पेलिकल के बाद हमने पढ़ा क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। अगर हम देखेंगे इसमें प्रोफेज में ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्रोमोसोम। तो अगर हम देखेंगे ये प्रोफेज में है, ये मेटाफेज में है। क्यों? जब एक क्रोमोसोम के दो बनेंगे, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, तो पहले हमको एक ही क्रोमोसोम दिखेगा, मगर जब इसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी तो हम देखेंगे एक के दो बन गए। इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को, इन दो स्ट्रक्चर्स को, ये और ये, इनको हम बेटा क्रोमैटिड्स कहते हैं। हम कह सकते हैं क्रोमैटिड्स are also called the arms of chromosomes. Chromatids are also called the arms of chromosomes which lie side by side. ये दो arms of chromosome है. This is the metaphase stage. Metaphase stage means when you will see two chromosomes which are made from the one chromosome. जब इसकी duplication होती है, एक के दो बन जाते हैं. अब ये एक के दो बन जाएंगे जो साइड बाय साइड रन हो रहे हैं, सिवाय एक जगह के अलग है, एक जगह पे जुदा है, एक जगह पे मिले हुए हैं.
जिस जगह का नाम सेंट्रोमियर है। तो क्या मैंने कहा, पहला स्ट्रक्चर पेलिकल है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम यहां बनाएंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर हम कहते हैं पेलिकल। हाँ, पेलिकल इज ए हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ Mg2 पॉजिटिव द स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड। ठीक, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स आर आल्सो कॉल्ड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स which lie side by side. They are separate, but except one place. That place is called centromere. Can I say centromere is a junction where two chromatids meet? ये वो जगह है जहां दो क्रोमेटिड्स मिल जाते हैं। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पे है? अगर ये बीच में है, सेंट्रोमियर इस बीच वाली जगह को कहेंगे। क्या मैं कह सकता हूं ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जहां पे सेंट्रोमियर बीच में है और जितनी लेंथ इस साइड में है उतनी ही लेंथ इस साइड में है। क्रोमोसोम को कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मगर क्रोमेटिड्स को क्या कहेंगे? आइसोब्रैकियल। क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्यों? देखो बेटा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम लफ्ज आया है मेटा, सेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की बुनियाद पर इसका नाम है। अब इस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जहां सेंट्रोमियर बीच में है। सीधी सी बात है, अगर सेंट्रोमियर बीच में है, जितना हिस्सा क्रोमेटिड्स का ये होगा इतना हिस्सा ये भी होगा। तो इस क्रोमोसोम को कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर मैं कहूंगा बेटा बताइए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की क्या खुसूसियत है, आप कहोगे सर इसकी खुसूसियत क्या है? इसके जो आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड्स है या आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि आर्म्स को ही क्रोमेटिड कहते हैं, आप कहोगे सर आर्म्स जो है ये इक्वल लेंथ के होंगे, इसकी खुसूसियत है। बताओ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको कहते हैं? जहां पे सेंट्रोमियर बीच में है। अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या है? आर्म्स की इक्वल लेंथ होंगी, जितनी आर्म्स यहां से लंबे होंगे इतनी यहां पे, उसको हम कहते हैं आइसोब्रैकियल। सो मेटासेंट्रिक means when centromere is in center. Isobrachial means when arms are of equal length. मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर की बुनियाद पर, आइसोब्रैकियल आर्म्स की बुनियाद पर। तो मेटासेंट्रिक में उसूल है आर्म्स आइसोब्रैकियल है। अगर दूसरी कंडीशन है बेटा, अगर मैं यहां पे दूसरा क्रोमोसोम बनाऊंगा ऐसे, मिसाल के तौर पर ऐसे, सीधी सी बात है, ये सेंट्रोमियर है। ये आप देखिए, अब ये सेंट्रोमियर बीच में है नहीं है, ये सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम द सेंटर है। हम इस सेंट्रोमियर की इस बुनियाद पर क्रोमोसोम को नाम रखेंगे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर बीच में नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। इस क्रोमोसोम को कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और इस सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की क्या खुसूसियत है? ये आर्म्स की और ये आर्म्स की एक जैसे लेंथ नहीं है होती है। इसका मतलब है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो आर्म्स होते हैं वो हेटेरोब्रैकियल होते हैं। हेटेरो मींस डिफरेंट, ब्रैकियल मींस आर्म्स। तो मैंने कहा बेटा हम क्रोमेटिड्स पढ़ रहे हैं। क्रोमेटिड्स में हम पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम्स की दो आर्म्स को क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो लाई होते हैं पैरेलल, साइड बाय साइड रन करते हैं, सिवाय एक जगह के, वो अलग अलग है सिवाय एक जगह के जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये बाद में हम सेंट्रोमियर पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमने कहा कि अब सेंट्रोमियर की पोजीशन पर आर्म की लेंथ डिपेंड है। अगर सेंट्रोमियर बीच में है यानी कि क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है तो इसके आर्म्स एक जैसे होंगे, जिसको हम आइसोब्रैकियल आर्म्स कहते हैं। आइसोब्रैकियल मींस इक्वल आर्म्स, आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। If centromere is away from center, it's called submetacentric, and arms are not of equal length, they are of unequal length. This is called heterobrachial. ठीक? उसके बाद हमने कहा इन क्रोमेटिड्स में क्या होता है। इन क्रोमेटिड्स में बेटा एक डीएनए होता है, एक आरएनए भी होता है। क्योंकि आरएनए अब ऐसे नहीं होता है, आगे से हम पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर इसका। एक इसमें क्या होता है, इस क्रोमेटिड्स में क्या होता है, एक होते हैं डीएनए, एक होता है आरएनए, एक होता है प्रोटीन्स,
एक होता है मेटल आयॉन्स, एक होते हैं एंजाइम्स। ये चीजें इन क्रोमोसोम्स में होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में ये चीजें होते हैं, इन क्रोमेटिड्स में। क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिड्स आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, इसकी आर्म्स को क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड जब मिलते हैं तो क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिड्स आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इट्स नॉट सम डिफरेंट वर्ड। क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में या इन क्रोमेटिड्स में क्या होता है? इसमें डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। अब ये दूसरा ही स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम का। पहले पेलिकल क्रोमोसोम का, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड के अंदर ये चीजें हैं। सबसे पहले डीएनए, बेटा इसको आगे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मगर फिलहाल डीएनए जो है बेटा ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है विच इज लीनियर। ये लीनियर है, डबल स्ट्रक्चर हेलिकल, यानी कि ये डीएनए जो है बेटा, अगर मैं कहूंगा डीएनए के बारे में, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मींस डबल स्ट्रैंडेड। ये हेलिकल है और ये लीनियर है। ये इसकी खुसूसियत है। इस डीएनए की खुसूसियत है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेव करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है और बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी कैरी करता है। जो भी बॉडी में फंक्शन होती है बेटा, वो असल में इंफॉर्मेशन इसमें सेव है। वो डीएनए ही है जिसमें सारी फंक्शन सेव है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी सेव करता है, बायोलॉजिकल फंक्शन को भी सेव करता है। इसके बारे में एक और क्या खुसूसियत है? एक क्या खुसूसियत है डीएनए के बारे में? इसको मैं इरेज करूं, इस चीज को मैं इरेज करूं बेटा। क्या मैंने कहा डीएनए के बारे में क्या है? क्योंकि हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हैं, पेलिकल पढ़ा, क्रोमेटिड्स उठाया। क्रोमेटिड्स में हमने पहले कहा कि हेटेरोब्रैकियल, आइसोब्रैकियल इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें क्या क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, मेटल आयंस है, एंजाइम्स है। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें हम डीएनए को उठाते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल एंड लीनियर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन क्रोमेटिड्स। इसकी फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज बायोलॉजिकल फंक्शंस। तीसरी बात, जो अमाउंट एक सेल में जो अमाउंट इस डीएनए का होता है, गमीट्स में हाफ द अमाउंट ऑफ सेम डीएनए होता है। यानी कि एक सेल में ये जो सेल का अमाउंट है डीएनए, अमाउंट ऑफ ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए इन नॉर्मल सेल्स जो होता है, नॉर्मल सेल्स का अमाउंट जो होता है डीएनए का, वही अमाउंट रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड बाय हाफ इन गैमीट सेल्स। ठीक, तो यह है डीएनए के बारे में। उसके बाद इसमें, क्योंकि इसको आगे से पढ़ेंगे ना हम, जब आगे हम चलेंगे मॉलिक्यूलर पार्ट में, उसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा। उसके बाद क्रोमेटिड्स में और एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसका नाम है आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। मैं बताता हूं इससे पहले, ये आप लिखेंगे, उसके बाद इसको इरेज करेंगे हम। अब हम लिखेंगे आरएनए। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे ये समझो ये सेल है, आप समझ लीजिए ये बोर्ड आपका सेल है, और समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हैज ए मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which is double membrane and porous. It is double membrane and porous. It is double membrane and porous. Nuclear membrane is double membrane and porous. Here we have DNA like this, helical, double stranded and linear. In the chromosomes there is DNA. अब ये डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है किसी बंदे का, उसको कान बनना है, किसी बंदे का कोई बॉडी पार्ट बनना है, जिसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस ऐसी होगी 3, 2, 1, 5 and 9। ये सीक्वेंस है। अगर मिसाल ये सीक्वेंस बनाएगा ईयर ऑफ रहीम, ईयर ऑफ
रहीम। एयर ऑफ रहीम जो है एयर प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, उसकी सीक्वेंस 32159, यानी कि अगर एमिनो एसिड्स 3 के बाद 2 जुड़ेगा, 2 के बाद 1 जुड़ेगा, 1 के बाद 5 जुड़ेगा, 5 के बाद 9 जुड़ेगा, तो एयर ऑफ रहीम बनेगा। समझ आ गई बात? अगर यही एमिनो एसिड्स मिसाल के तौर पर 2 1 9 5 3, ऐसा लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? वही एमिनो एसिड्स है, मगर जो इनकी सीक्वेंस अलग है, सपोज इससे नोज ऑफ राम बनेगी, नोज ऑफ राम। समझ में आ रही बात? फर्क क्या है? दोनों प्रोटीन है। क्यों हम कहेंगे दोनों प्रोटीन है? बिकॉज बोथ स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। फॉर प्रोटीन इट्स एनफ, इट मस्ट बी ए चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, बस इसी का नाम प्रोटीन है। अब अलग नाम क्यों हमने दिए? नाम डिसाइड होता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स से। यहां पे जो सीक्वेंस है वो एयर ऑफ रहीम बनाएंगे, यहां पे जो सीक्वेंस है वो नोज ऑफ राम बनाएंगे, कुछ सीक्वेंसेस टेल ऑफ डॉग बनाएंगे, कुछ सीक्वेंसेस आई ऑफ कॉकरोच बनाएंगे, कुछ सीक्वेंसेस टंग ऑफ लाइन बनाएंगे। दुनिया में जो भी प्रोटीन्स है, दुनिया में जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो किसी न किसी सीक्वेंस में होते हैं। अब रहीम का कान बनाना है, इसका मतलब है इसके एमिनो एसिड्स किसी भी हाल में इस सीक्वेंस में मिलनी चाहिए। अगर इस सीक्वेंस में एमिनो एसिड्स नहीं मिले तो एयर ऑफ रहीम कयामत की सुबह तक नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, टिल ड्यूम्सडे। अब कौन डिसाइड? अच्छा, अब रहीम ने खाना खाया, उसने ये सीक्वेंस तो नहीं खाई। रहीम क्या कभी रहीम अपना कान खाएगा? नहीं, दुनिया में ये सीक्वेंस कहीं नहीं होगी जो रहीम के कान में है। अब रहीम का कान कैसे बनेगा? ये ग्रो हो रहा है, रहीम फूड खा रहा है, जब ये ग़िज़ा खा रहा है प्रोटीन्स, उसमें एमिनो एसिड्स है, वो इसके पेट में पहुंच रहे हैं, उसके बाद खून में पहुंच रहे हैं। जब रहीम ने फॉर एग्जांपल चिकन खाया, रहीम ने क्या खाया? चिकन खाया। मिसाल के तौर पर चिकन में ऐसे हैं 2 1 3 5 1, उसने एग्स खाए जिसमें 3 1 2 1 5, ये डिफरेंट प्रोटीन्स फूड खा रहा है। कौन? रहीम डिफरेंट प्रोटीन्स फूड खा रहा है। वो बाहर से नाम है चिकन, बाहर से नाम है एग्स, बाहर से नाम है मिल्क। जब ये पेट में पहुंचता है, ये सारी प्रोटीन चेन ब्रेक हो जाती है। अब रहीम के इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, बस अब अलग अलग है। ये एमिनो एसिड्स रहीम ने कहां से लाए? उसने डिफरेंट सोर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, जो डिफरेंट प्रोटीन्स खाए, डिफरेंट प्रोटीन्स जो ने रहीम ने खाए, डिफरेंट प्रोटीन्स, उन्हीं प्रोटीन की वजह से वो एमिनो एसिड्स इसके पेट में पहुंचे। उसके पेट के बाद जब उसके पेट में पहुंचे तो बेटा पेट से वो एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो गए, तो पहुंच गए खून में। उसके बाद खून ने उन एमिनो एसिड्स को सेल में लिया, अब ये सेल में है। ये एमिनो एसिड्स जो रहीम के सेल्स में आ गए, ये चिकन से आ गए, एग से आ गए, मिल्क से आ गए, डिफरेंट सोर्सेस से आ गए। मगर अब यहां खतरा है, अगर रहीम के सेल में ये अमीनो एसिड्स इस सीक्वेंस में मिल गए तो रहीम का कान बनना था, वहां राम की नोज बन जाएगी। रहीम का कान बनना था, वहां लाइन की टंग बन जाएगी, वहां कुत्ते की टेल बन जाएगी। रहीम तो फंस गया, वहां कुछ भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर दुनिया में है वो सब अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से बने हुए। अब खतरा है। मगर आप देखिए, रहीम जो भी खाएगा, चाहे चिकन खाया, चाहे पनीर खाई, जो भी प्रोटीन से सोर्स है, जो भी खाया, वहां खाने के बाद रहीम का एयर ही बनेगा। कैसे? क्योंकि यहां डीएनए में सीक्वेंस है, यहां पे सीक्वेंस है डीएनए में। डीएनए को पता है यहां पे सीक्वेंस है कि भाई इस रहीम के सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, उस डीएनए में इंफॉर्मेशन सेव है कि जो इंफॉर्मेशन यहां आएगी वो पुकारेगी रोल नंबर वाइज। रोल नंबर 3 आ जाओ, उसके बाद 2 आ जाओ। ये रैंडमली नहीं मिलेंगे खुद ही, वरना बंदा एक चीज खाएगा, बनना कुछ और है, बनेगा कुछ और। जो टेल ऑफ डॉग बनने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए ना, वो भी रहीम के पेट में है। रहीम की सेल में हर कोई अमीनो एसिड है, जिससे कायनात का कोई भी स्नेक बनने के लिए, जो स्नेक का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए, वो भी रहीम की सेल में है। अमीनो एसिड सारे सेल में है।
टाइगर बनाने के लिए, स्किन बनाने के लिए, फेदर बनाने के लिए, नाखून बनाने के लिए, आइज बनाने के लिए, टंग बनाने के लिए, जिस ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए उनको बनाने के लिए बेटा जो भी अमीनो एसिड्स चाहिए वो सारे रहीम के सेल में है, मगर कुछ भी नहीं बनेगा वहां। क्यों? वहां पे कंट्रोल होता है न्यूक्लियस से, इसलिए न्यूक्लियस को कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर का काम नहीं होता रोल करना, डायरेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। जो रोल करता है उनको एक्टर्स कहते हैं, उनको कहते हैं एक्टर्स, जो एक्ट करते हैं, मगर जो इशारा देता है किसको क्या करना है वो बॉस यहां से आता है, इसलिए इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। यह डायरेक्शन देगा सेल को, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किसकी वजह से डायरेक्शन देगा? क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम किसकी वजह से देगा? डीएनए की वजह से। तो ये डीएनए अब इंफॉर्मेशन देगा, मगर इसको कहां इंफॉर्मेशन देनी है? ये साइटोप्लाज्म है, इंफॉर्मेशन देनी है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये जुड़ेंगे साइटोप्लाज्म में इसके इशारे पर। इसका मतलब है या तो डीएनए को इनके पास आना है या तो इनको इनके पास जाना है, क्योंकि बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। डीएनए तो बेटा बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है, पोर से बाहर नहीं निकल सकता, और ये अमीनो एसिड्स अंदर नहीं जा सकते। मसला हो गया। तो अब क्या करता है ये डीएनए? अपने बदन से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसका नाम है आरएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब डीएनए इसको कहता है जाओ इंफॉर्मेशन ले जाओ, पहले 3 को मिलाना, उसके बाद 2 को मिलाना, उसके बाद 1 को मिलाना, उसके बाद 5 को मिलाना, उसके बाद 9 को। तो इसको डायरेक्शन देता है। अगर सारे अमीनो एसिड्स मौजूद है, शेर को बनाने के लिए भी अमीनो एसिड्स रहीम के सेल में है, डॉग की टेल, यानी कि दुनिया का जो भी लिविंग स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, प्लांट हो या एनिमल हो, वो सारे अमीनो एसिड्स की चेन से ही बनते हैं। तो खतरा है ना, यहां पे कुछ भी बन सकता है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे डीएनए ने एक स्ट्रक्चर बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जो यहां से निकल पाता है, इसको हम आरएनए कहते हैं। इसको हम आरएनए कहते हैं। या आगे हम पढ़ेंगे आरएनए की बहुत सारी किस्में हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये एमआरएनए है, क्यों? ये मैसेज लाता है यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए बेटा ये हम पढ़ रहे हैं कि इस क्रोमोसोम्स में डीएनए के अलावा आरएनए भी होता है, डीएनए के अलावा आरएनए भी होता है। तो आज आपने थोड़ी बहुत इसके बारे में समझा, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कि आरएनए होता क्या है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम है डीएनए, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम है आरएनए। तो आरएनए का क्या काम है? न्यूक्लियस से डीएनए की इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड तक लाना। इसका बीज का खुद का कमाल नहीं है, ये एक मैसेंजर है, जो इसने कहा वो इनको कहना। यही वजह है बेटा, जब आरएनए इनके पास जाता है, अब ये इस तरतीब में नहीं मिलेंगे, अब ये किसी और तरतीब में नहीं मिलेंगे, ये जो सीक्वेंस मेंटेन करेंगे ये सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आ गई अंदर से कि भाई करना क्या है। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद आरएनए के बाद इस क्रोमेटिड्स में और इस क्रोमोसोम में बेटा, इस क्रोमेटिड में इसमें प्रोटीन्स होते हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बट क्रोमोसोम इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, you cannot see the morphological view without any aid. You have to take the assistance of microscope. So under microscope, when you see the chromosome, it reveals the following structure. First, it reveals a pellicle, hypothetical membrane, because it's a membrane-less structure. A hypothetical membrane, a boundary hypothetical, you will see the boundary is called pellicle. Actually, there is no membrane, but the boundary is maintained by Mg2 positive ions. उसके बाद क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। डीएनए उसके बारे में भी कहा, अब आरएनए भी मैंने कहा। उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद बेटा प्रोटीन्स, इस क्रोमेटिड में होते हैं प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स अगर आप देखेंगे, प्रोटीन्स होते हैं किसमें? क्रोमेटिड में। कहां पर होते हैं प्रोटीन्स? बेटा होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं हिस्टोन्स, एक होता है नॉन हिस्टोन्स। एक होता है हिस्टोन्स, एक होता है नॉन हिस्टोन्स। अगर आप देखोगे ये होते कहां पर है? अगर मैं इस डीएनए को कहूं बेटा ये डीएनए लीनियर तो है, मगर ये डीएनए इतना है, अगर आप देखोगे एक क्रोमोसोम, अगर आप देखोगे क्रोमोसोम के हिसाब से
क्रोमोसोम जितना क्वांटिटी खुद रखता है, क्रोमोसोम जितना लेंथ क्रोमोसोम रखता है उससे 8000 गुना डीएनए बड़ा है। अब कहां रखेंगे इसका रेशो जो है ना 1:8000 है। जितना क्रोमोसोम बड़ा साइज है उसके 8000 गुना बड़ा इसमें डीएनए है। तो वो कैसे एडजस्ट होगा? जैसे हम देखते हैं हम स्वेटर्स बुनते हैं मगर जो ऊन होता है वो लंबा होता है, इसलिए बेटर क्या होती है हमारे घर में जो औरतें होती हैं वो उस ऊन को ऐसे रैप करते हैं ताकि कम जगह में बहुत सारा स्ट्रक्चर एडजस्ट हो जाए। इंटेस्टाइन में फोल्ड्स क्यों? इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया। जब भी आपको कम जगह में बहुत सारी चीज कोई लंबी पाइप, आपको घर में पाइप एक ठेले में रखनी है, लंबी पाइप, ठेला है 1 मीटर का और पाइप है 50 मीटर की, आप उस पाइप को कॉइल करते हो, उसको कॉइल करके इतना ही छोटा बनाते हो ताकि ये एडजस्ट हो जाएगी उस ठेले में। यही वजह है। अब ये एडजस्ट कैसे होगा? अगर अब इसको खुला छोड़ेंगे डीएनए को, डीएनए 6000 गुना इससे ज्यादा बड़ा है, तो उस 6000 गुने को यानी कि 6000 टाइम्स डीएनए बड़ा है, क्योंकि इसका रेशियो है 1:6000। इसलिए इसमें एडजस्ट करने के लिए बेटा ये डीएनए लीनियर जो होता है, ये देखिए कैसे होता है। अगर मैं कहूंगा ये जो डीएनए है ना ऐसे ये लीनियर ऐसे नहीं होता, बल्कि यहां पे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं, ऐसे। इसी हिस्टोन्स के इर्द गिर्द ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रैप होता है ऐसे, फिर हिस्टोन्स फिर रैप, फिर हिस्टोन्स फिर रैप। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, फिर हिस्टोन्स फिर रैप, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रैप होता है, फिर हिस्टोन्स फिर रैप। यानी कि ये जो रैपिंग होती है ओवर द हिस्टोन्स, इससे क्या होता है लंबा डीएनए छोटे क्रोमोसोम में एडजस्ट हो गया। समझ में आ गई बात? इसी तरह यहां पे हिस्टोन्स होते हैं और इन जगहों पर नॉन हिस्टोन्स होते हैं। अब फर्क क्या है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन में? सबसे पहली बात, इन हिस्टोन्स में सबसे पहली बात ये लो मॉलिक्यूलर ये जो होते हैं ना, यानी कि ये हिस्टोन्स जो होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स, यानी कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स है। और ये कंसिस्ट क्यों? अगर ये प्रोटीन है तो ये क्या कंसिस्ट करेगा? एमिनो एसिड्स। एवरी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ये बेसिक एमिनो एसिड्स कंटेन करता है, जैसे लाइसीन, जैसे ऑर्जिनिन। उसके और बात, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं इसमें आपने देखा डीएनए भी है, आरएनए भी है। डीएनए कुछ प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप है, क्यों? ताकि ज्यादा डीएनए एडजस्ट हो जाए छोटे क्रोमोसोम में। ये 6000 गुना बड़ा है इससे, 8000 गुना क्या है? ये 8000 गुना बना है। तो इसलिए इनमें हिस्टोन्स होते हैं और नॉन हिस्टोन्स होते हैं। ये क्रोमेटिड में क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स की बारी आई है, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, हिस्टोन्स नॉन हिस्टोन्स। पहले हिस्टोन्स, उसके बाद डिफरेंस लिखते हैं। हिस्टोन्स लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स और बेसिक एमिनो एसिड्स लाइसिन आर्जिनिन, ठीक। और अब ये डीएनए और ये डीएनए, आप देखिए डीएनए और अंदर से हिस्टोन। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मगर अब खाली डीएनए नहीं है, अब हिस्टोन भी है, इसलिए अब स्ट्रक्चर को कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, DNPs. Chromatids contain DNPs because DNA is along with histones. So DNPs, deoxyribonucleic proteins. अब सवाल है सर आप हमें बताइए, ये जो हिस्टोन्स के साथ आपने रैप किया इस डीएनए को, जब तक ये डीएनए चिपकेगा नहीं इस हिस्टोन के साथ तो रैप कैसे होगा? अगर आप इसके ऊपर ये रैप कर रहे हैं मगर ये चिपकना भी चाहिए, ये हिस्टोन इस डीएनए के साथ चिपकना भी चाहिए। अगर डीएनए और हिस्टोन आपस में चिपका नहीं तो ये कहां रैप होगा? जो ही ये रैप हो जाएगा ये फिर फिसलेगा, नीचे गिरेगा। यानी कि हिस्टोन, मेरे कहने का मतलब है
सर आप बताइए, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप बताइए सर इस हिस्टोन और इस डीएनए की आपस में कनेक्शन कौन मेंटेन करता है? सीधी सी बात है, अगर मैं कोई चीज इस पे ऐसे नोट करूंगा ऊपर से, मगर यहां से फिसलेगा, जो ही मैं करूंगा वो यहां नीचे नीचे उतरकर फिर फिसल जाएगा। जब तक कोई चीज पे ऐसी ना हो जो उस मेरे नोट को पकड़ लेगा, तब वो नोट मजबूत होगा। अगर ये स्लिपरी है, अगर ये स्लिपरी सरफेस है, आप नोट ऐसे ऐसे करो, वो खुद नीचे इसमें जो है खिसक बाहर फिसल जाएगा, फिर नोट खुल जाएगा। जब तक जिस नोट को भी, जिस चीज के इर्द गिर्द कोई चीज रैप करोगे बेटा, जब तक वो चीज उसको नहीं पकड़ेगी, तब तक वो ऊपर से नोट मजबूत नहीं हो जाएगा। इसलिए ये जो हिस्टोन्स के इर्द गिर्द, जिस तरह पत्थर पे आप क्या करोगे, अगर पत्थर पे आपने कोई थ्रेड घुमा दी, क्या वो रहेगी? अगर वो स्लिपरी सरफेस है तो थ्रेड फिसल जाएगा। थ्रेड उसी पत्थर पे अच्छे से मजबूत रहेगा जिसकी रफ सरफेस होगी। यही वजह। अब बताइए यहां हिस्टोन में क्या चीज है जिसके इर्द गिर्द जब हम इसको रैप करते हैं, किसको? जब हम रैप करते हैं इस डीएनए, इस थ्रेड को, जब ये डीएनए थ्रेड इसके इर्द गिर्द रैप होता है इस हिस्टोन प्रोटीन के, क्या चीज है जो इनको आपस में बॉन्डिंग कराता है? देखिए क्या असल में हिस्टोन है। हिस्टोन किससे बना हुआ होता है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड में स्ट्रक्चर है बेटा, बीच में C, ये H, ये R, ये NH2 और ये COOH। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इसको एमाइन कहते हैं, इसीलिए इसको एमिनो एसिड्स कहते हैं। यही एमिनो एसिड्स चेन होती है, बनता है हिस्टोन प्रोटीन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, दैट मीन्स प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो इसमें एमिनो एसिड्स होंगे? से यस। तो इसका मतलब है ये हिस्टोन प्रोटीन, इट कंटेन्स चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन हिस्टोन्स, बिकॉज दिस इज एमिनो एसिड्स। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। इफ हिस्टोन इज अ प्रोटीन, दैट मीन्स इट कंटेन द चेन ऑफ दीज एमिनो एसिड्स। इसमें जो इस हिस्टोन के एमिनो एसिड में जो ये अल्काइल ग्रुप R होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए ये जो डीएनए होता है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे थोड़ा मोटा बनाऊं डीएनए, ऐसे ऐसे, इसमें इस डीएनए में क्या क्या होता है आगे पढ़ेंगे इसको तफसील के साथ, वेरी इलैबोरेटिव। एक इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे एडेनिन, ये थाइमीन, ये गोनिन, ये साइटोसिन, ये साइटोसिन, ये गोनिन, ये थाइमीन, ये एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में। इसके अलावा शुगर्स होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर यहां से भी और यहां से भी दो, ये नाइट्रोजनस, इनको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, इन दो को, इसको कहते हैं शुगर। जब आप अगर मैं कहूंगा एडेनिन एंड थाइमीन, इतना ही क्या है, आप कहोगे नाइट्रोजनस बेस। अच्छा ये बताइए, अगर आप नाइट्रोजनस बेस को शुगर मिला रहे हो, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। One is nitrogenous base, it is nitrogenous base. When nitrogenous base and sugar you are talking about, this is nucleoside. This is nucleoside. So this is one nucleoside, this is second nucleoside, this is third nucleoside. अब ये न्यूक्लियोसाइड्स कैसे जुड़ेंगे? दो दो न्यूक्लियोसाइड्स को एक एक फॉस्फेट जोड़ता है। इस फॉस्फेट की वजह से अब क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो क्या मैं कह सकता हूं डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ईच मोनोमर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्यों? एडेनिन एंड थाइमीन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। गोनिन एंड साइटोसिन, नाइट्रोजनस बेस। साइटोसिन या गोनिन, नाइट्रोजनस बेस। तो मैं कहूंगा ना नाइट्रोजनस बेस अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एडेनिन, थाइमीन, गोनिन एंड साइटोसिन की बात करनी है। अगर मैं कहता हूं बेटा बताओ नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। दैट मींस दिस प्लस दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं अब ये एक न्यूक्लियोसाइड्स है, एक चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन, इन न्यूक्लियोसाइड्स का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन रखेंगे? देयर इज अ फॉस्फोस। ऐसे दो दो न्यूक्लियोसाइड का एक एक फॉस्फेट मिलता है। क्या हम कहेंगे अब स्ट्रक्चर क्या है डीएनए में? नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स।
दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये फॉस्फेट इस तरह P नहीं होता है बेटा, ये होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब है हमारे डीएनए में नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप है, हमारे डीएनए में नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप है। यही डीएनए हिस्टोन के इर्द गिर्द है। हिस्टोन में अमीनो एसिड में पॉजिटिवली R है। हिस्टोन में क्या है? हिस्टोन में हिस्टोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड में R ग्रुप है, R पॉजिटिवली है। समझ में आ गई बात? यह हिस्टोन है, हिस्टोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन हिस्टोन है, इट कंटेन्स अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड कंटेन्स R विच इज पॉजिटिवली। तो इसमें इस हिस्टोन में पॉजिटिव ग्रुप है। ये जो डीएनए इर्द गिर्द है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है जो नेगेटिव है, तो डीएनए में नेगेटिव है। तो नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव प्रोटीन के ऊपर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलते हैं जिससे इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से हिस्टोन के साथ बंधा रहता है ये डीएनए। सो देयर इज नेगेटिव phosphoric acid group of DNA and there is positive alkyl group on amino acid of histones. So this negative is wrapped over positive histones which make the connections. अब इससे क्या होता है? इस कनेक्शन से, इससे अननेसेसरी जो हमने अभी डीएनए से हमने बनाया था, ऐसे न्यूक्लियस से डीएनए से क्या निकलेगा? यहां से आरएनए निकलेगा, तो अननेसेसरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए क्यों आरएनए बनाता है? क्योंकि डीएनए बाहर नहीं जा सकता है इंफॉर्मेशन लेकर, इसलिए डीएनए आरएनए को बनाता है। बेटा डीएनए से आरएनए बनना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये वक्त पर ही होनी चाहिए, इसलिए हिस्टोन्स इस डीएनए को बंद रखते हैं ताकि अननेसेसरी ट्रांसक्रिप्शन न हो जाए, बेवजह ट्रांसक्रिप्शन न हो जाए। समझ में आ गई बात? तो इसके आगे कौन से टाइप्स? अच्छा, अगर जैसे मैंने कहा कि आपको देखोगे इसमें हिस्टोन्स में आप देखते हो बेटा, हिस्टोन्स में, अच्छा हिस्टोन्स में आप देखोगे ये जो हिस्टोन आप एक दिख रहा है, ये एक नहीं है। अगर आप बेटा देखोगे इस हिस्टोन में, अगर आप इस हिस्टोन में देखोगे बेटा, ये ऐसे होता है, वहां से भी इसके 4 है। अगर मैं यहां से 2 दिखाऊंगा, यहां से थोड़े, यानी कि ये यहां से 4 है, यहां से 4 है और यहां से 4 है। हाँ, ये यहां से 4 है और यहां से 4 है, तो ये 8 है। इसके इर्द गिर्द, इन 8 के इर्द गिर्द डीएनए ऐसे रैप होता है, ऐसे ऐसे रैप होता है, डीएनए ऐसे रैप होता है इनके इर्द गिर्द। तो अंदर से हिस्टोन है, ये क्या है फिर? हिस्टोन ऑक्टामर्स है, इसको ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें क्या होता है? इसमें H1 यहां से होता है, H1, ये H2A, H2B, H3, H4, ये 4 यहां से है और वहां से भी 4 है, तो हम कहेंगे ये 4 रिपीट होते हैं। असल में ये 4 ही है, क्वालिटेटिवली ये 4 है, क्वांटिटेटिवली ये 8 है, मगर रिपीट है। H3 2 बार है, ये भी H3 है, ये H4, ये भी H4 है, ये H2A है, ये भी H2A है, ये H2B है, ये भी H2B है। तो क्वांटिटेटिवली अंदर 8 है और ये 1 है, 9। Quantitatively they are 9, but qualitatively they are 5, because these 4 are repeated inside. ये बेटा एक ही हिस्टोन नहीं है, ये इसमें ऑक्टामर है, ये 8 है और बाहर से बंद करने के लिए 1 है। तो they contain 5, there are histone which contain 5 histomolecules, main H1, H2A, H2B, H3 and H4. These H2A, H2B, H3 and H4, they are repeated there. So quantitatively there are 8 and this is 1. Quantitatively each structure contains 9 histone molecules inside, but qualitatively they are 5. ठीक? अच्छा, इसके बाद हिस्टोन के बारे में आप लिखो, ये आप लिखना हिस्टोन कॉन्सेंट्रेशन। जितनी हिस्टोन कॉन्सेंट्रेशन होगी या हिस्टोन की डेंसिटी होगी, हम लिखेंगे हिस्टोन डेंसिटी। उतना डीएनए, जितना हिस्टोन अंदर होगा, डीएनए उतना एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? जितना हिस्टोन बंधा हुआ, जितना हिस्टोन अंदर डेंस होगा, उतना क्या होगा डीएनए? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि जितने अंदर हिस्टोन होंगे वो डीएनए को हरकत करने नहीं देंगे।
इसका मतलब है हिस्टोन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएनए इनएक्टिविटी। इसको आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। हिस्टोन डेंसिटी जितनी होगी, जितनी हिस्टोन डेंसिटी होगी उतना डीएनए इनएक्टिव होगा। जितना हिस्टोन कम होगा, बाहर निकलेगा, जितना ये डीएनए से दूर चला जाएगा, क्योंकि डीएनए को खुलने का मौका मिलेगा, ये खुलेगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा। जब तक ये बंधा हुआ है तब तक ना डीएनए से डीएनए बनेगा, जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं, ना डीएनए से आरएनए बनेगा। इसका मतलब है जितना हिस्टोन है उतना डीएनए इनएक्टिव है, जितना हिस्टोन है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नॉन हिस्टोन्स जो बेटा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको आप पूरे तरीके से इस चीज को देखिए आज के वीडियो में। पेलिकल किसको कहते हैं, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर हमने इसका पढ़ा क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स में हमने पढ़ा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और मेटल्स एंड एंजाइम्स। इसमें हमने डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, प्रोटीन्स में सिर्फ हिस्टोन्स पढ़े। इसको पूरे तरीके से देखिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर समझ में आएगा तब जाके इसके बाद वाला लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। टिल दैट टेक केयर, खुदा।